नमस्ते, सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते पड़े डिफेंस अपडेट की तरफ। डीआरडीओ की व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, जिसे कि हम वीआरडी कहते हैं, उनके द्वारा बनाया गया सेकंड जनरेशन का व्हील्ड आर्मर प्लेटफॉर्म वैप, इसे सफलतापूर्वक तैयार कर लिया गया है। दरअसल CBRN, इसका मैं मतलब आपको बताता हूँ, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर ऑपरेशन के खिलाफ इस वाहन को तैयार किया गया है। दरअसल इस नए प्लेटफॉर्म में कई तरीके की खूबियां हैं। इसकी एम्बिशियस क्षमताएं, एक कॉम्पैक्ट डिजाइन, वजन भी कम है और उच्च ऊंचाई वाली स्थितियों के लिए इसका इंजन भी अनुकूलित किया गया है। दरअसल ये जो नया वैप प्लेटफॉर्म है वो 8 कर्मियों के साथ 3 अतिरिक्त सदस्यों को ले जाने के लिए तैयार किया गया है और इसे जंग की स्थिति में सशस्त्र यानी कि आर्म भी किया जा सकता है। ये आसानी से दोस्तों वाटर बॉडीज को पार कर सकता है। जैसे कि मैंने बताया कि इसका कॉम्पैक्ट डिजाइन और कम वजन है, जो कि इसकी गतिशीलता और परिवहन क्षमता को बढ़ाता है। डीआरडीओ के इंजीनियरों ने इसके लिए 600 हॉर्स पावर का डीजल इंजन तैयार किया है, जो कि उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जबरदस्त प्रदर्शन कर सकता है और चुनौतीपूर्ण इलाकों को पार कर सकता है। इसके अलावा इस प्लेटफॉर्म में चालक दल को CBRN खतरों और किसी भी तरीके के कन्वेंशनल हमलों से बचाने के लिए बेहतर सुरक्षा प्रणालियां भी लगाई गई हैं। बात साफ हो जाती है कि इस तरीके का डेवलपमेंट भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं में मील का पत्थर है और CBRN सक्षम वैप देश की सीमाओं को और सुरक्षित करेगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत की जिंदल स्टील एंड पावर ने DMR सबमरीन ग्रेड स्टील प्लेट्स को तैयार किया और ये जो उपलब्धि है दोस्तों, ये कोई हल्की उपलब्धि नहीं है। दरअसल दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि DMR सबमरीन ग्रेड स्टील प्लेट, इसे तैयार करना, जैसे कि मैंने बताया, कि कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि इस तरीके के स्टील को ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ और रेजिस्टेंस और जैसे हार्श मरीन एनवायरनमेंट है, उन मानकों को ये पूरा करता है और उसके बाद ये तैयार किया जाता है। और ये पनडुब्बियों के निर्माण में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है, जिसमें कि एक ऐसे सामग्री की ज़रूरत होती है जो पनडुब्बी और उसके चालक दल की सुरक्षा और विश्वसनीयता को सुनिश्चित करे और साथ ही साथ अत्यधिक दबाव को भी सहन कर सके। और इन स्टील प्लेटों के उत्पादन में जिंदल स्टील एंड पावर की जो सफलता है वो एडवांस यानी कि वो उन्नत मेटलर्जिकल क्षमताओं को प्रदर्शित करता है। दरअसल दोस्तों, अभी तक भारत रक्षा क्षेत्र में इस तरीके के उत्पादों के लिए हमेशा से आयात पर निर्भर रहा है, लेकिन दोस्तों अब इस कंपनी ने स्वदेशी रूप से DMR सबमरीन ग्रेड स्टील प्लेट का निर्माण करके इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल की है। और घरेलू स्तर पर बनाई गई ये जो DMR पनडुब्बी ग्रेड स्टील प्लेटें हैं, इनकी एक तो उपलब्धता हमें रहेगी और हम अपनी पनडुब्बियों के निर्माण और उनके रखरखाव में तेजी ला पाएंगे, जिससे भारतीय नौसेना की जो ऑपरेशनल रेडीनेस है वो हमेशा बड़ी रहेगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय सेना रशिया यूक्रेन की जंग से बहुत कुछ सीख रही है और यही वजह है कि भारतीय सेना ने इस तरीके के जो खतरे सामने उभर कर आए हैं, उन्हें देखते हुए अपनी ट्रेनिंग प्रोसेस को बिल्कुल बदल दिया है, जिसमें कि रियल वर्ल्ड की युद्ध सिमुलेशन पर अधिक फोकस किया जा रहा है। इससे दोस्तों ऑब्वियसली बात है, हमारे सशस्त्र बलों के सैनिकों की क्षमता बढ़ेगी। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा भी ये नहीं कि केवल सिमुलेटर पे हमारे सैनिक ट्रेनिंग लेंगे, सेना वास्तविक युद्ध सिनेरियो में भी टेक्टिकल प्रशिक्षण पर जोर दे रही है, ताकि किसी भी तरीके की चुनौतियों का सामना किया जा सके और हमारे सैनिक तेजी से बदल रहे युद्ध क्षेत्र की जो गतिशीलता है उसके हिसाब से अनुकूलित हो सकें, जिससे कि हमारे सैनिकों के कौशल में भी निखार आएगा, उनकी ऑपरेशनल क्षमता भी बढ़ेगी और भारतीय सेना 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच अब GE F414 जेट इंजन की डील अब पूरी होने के करीब है। दरअसल आने वाले कुछ महीनों में ये समझौता हो सकता है, जिससे कि भारतीय फाइटर जेट प्रोग्राम को एक बड़ा बढ़ावा मिलेगा। हालांकि आप सब जानते हैं पीछे क्या कुछ चल रहा है। दरअसल पहले खबर जान लेते हैं। जनरल इलेक्ट्रिक ने दोस्तों पहले ही अपनी बोली प्रस्तुत कर दी थी और अब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए अंतिम चरण की बातचीत चल रही है और इस डील के तहत करीबन 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भारत को करेगा अमेरिका और इन इंजनों को तेजस Mark II पर लगाया जाएगा, जिसके लिए करीबन 99 GE414 इंजन बनाए जाने हैं। हालांकि GE414 इंजन दोस्तों भारतीय वायुसेना की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक कदम भी है और यह हमारे तेजस Mark II फाइटर जेट को तो प्रोग्राम देगा ही, साथ ही हमारे AMC Mark I को भी पावर देगा। लेकिन प्रॉब्लम वही है, F404 वाले इंजन वाली जो हालत कर रखी है अमेरिका ने, वो कहीं इसके साथ भी ना कर दें। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय वायुसेना अब इस बात पर गंभीरता से विचार कर रही है कि भारतीय वायुसेना का जो AMC फाइटर जेट है उसे अभी आने में वक्त लगेगा। ऐसे में भारतीय वायुसेना के पास एकमात्र ऑप्शन बचा है स्टेल्थ फाइटर जेट को आयात करने का, यानी कि इंपोर्ट करने का। और AMC Mark I के बारे में तो आप जानते हैं कि इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन 2035 से पहले शुरू नहीं हो पाएगा। ऐसे में पाकिस्तानी एयरफोर्स के पास 2030 से पहले स्टेल्थ फाइटर जेट आ जाएगा, जो कि चाइना से दे देगा। वहीं दोस्तों भारतीय वायुसेना अपने MRFA में स्टेल्थ फाइटर जेट की भी तलाश कर रही है।
अब यहाँ पर ऑप्शन सिर्फ भारत के पास केवल एक बचता है, वो है Su-57 का। लेकिन अगर भारत अमेरिका के F-35 को चुनता है तो बस बात वही आ जाएगी कि भारत को अपने S-400 को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात मैं आपको और बता दूं कि AMCA का इंतजार करने तक हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को जोखिम में नहीं डाल सकते। इसलिए भारतीय वायुसेना को अब तत्काल रूप से कोई ना कोई फैसला लेना होगा, क्योंकि ये बात अब किसी से छिपी नहीं है, क्योंकि हमारे दोनों मुल्क हम पर हावी हो जाएंगे अगर पाकिस्तान के पास भी स्टेल्थ फाइटर जेट आ जाएगा। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों रशिया ने आर्मी 2024 में अपना एक वीटोल अनमैन्ड ट्रांसपोर्ट ड्रोन प्रदर्शित किया है। ये 500 किलोमीटर की दूरी पर 300 किलोग्राम का कार्गो ले जाने में सक्षम है और रोस्टेक ने इसे S-76 परियोजना के रूप में विकसित किया है। और ये ड्रोन किसी भी एयरफील्ड से ऑपरेट हो सकता है और ऑटोनोमस रूप से उड़ान भर सकता है। और इसके जो पंख है वो इसकी फ्यूल एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं और वर्टिकल टेक ऑफ की संभावनाओं के कारण महंगे एयरफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और रनवे के निर्माण की आवश्यकता भी नहीं होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत ने अब न्यूक्लियर अटैक सबमरीन प्रोजेक्ट पर काम तेजी से शुरू कर दिया है। भारत का प्रोजेक्ट 77, जिसके तहत पहले करीबन 3 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन तैयार की जानी थी, इन्हें घटाकर अब 2 कर दिया गया है। ये निर्णय इंडियन नेवी के साथ आंतरिक चर्चा के बाद सामने आया है। भारत ने 2015 में प्रोजेक्ट 77 की शुरुआत की थी और करीबन 2 चरणों में 6 एडवांस न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स को बनाए जाने की बात कही गई थी, जबकि डिजाइन और इंजीनियरिंग जो फेज है वो 2022 तक भी सफलतापूर्वक पूरे हो चुके हैं। परियोजना को सिर्फ और सिर्फ जो झटका लगा वो बजट यानी कि फंडिंग की वजह से लगा। लेकिन अब जो 2 पनडुब्बियां तैयार की जाएंगी उसमें 150 मेगावाट का प्रेशराइज्ड लाइट वाटर रिएक्टर होगा, जो कि इसकी ऑपरेशनल रेंज और इंड्योरेंस दोनों को बढ़ाएगा। इसके अलावा इनका जो सबमर्ज डिस्प्लेसमेंट है वो करीबन 6000 टन का होगा। ये सबमरीन भारतीय नौसेना की फॉर्मिडेबल एसेट होगी। इस परियोजना में दोस्तों स्वदेशी क्षमताओं पर जोर दिया गया है, जिसमें कि 95% से अधिक जो कंपोनेंट्स और प्रणालियां हैं वो घरेलू स्तर पर ही उत्पादित की जाएंगी। साथ ही साथ इन पनडुब्बियों में वर्टिकल रूप से प्रक्षेपित लंबी दूरी के एंटीशिप और लैंड अटैक मिसाइलों से लैस किया जाएगा, जो सबसोनिक और सुपरसोनिक दोनों तरीके की होंगी, जिससे कि इन पनडुब्बियों की एक ताकतवर आक्रामक क्षमता भी होंगी। इन 2 पनडुब्बियों के निर्माण के लिए अंतिम मंजूरी प्रधानमंत्री की अगुवाई वाली सुरक्षा समिति करेगी। हालांकि पनडुब्बियों की संख्या में कमी दोस्तों एक झटका है भारत के लिए, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि अत्यधिक सक्षम और तकनीकी रूप से उन्नत पनडुब्बी भले ही आपके पास कम हो, लेकिन आपके पास होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि भारत के प्रोजेक्ट 75I को लेकर आ रही है। दोस्तों भारतीय नौसेना का प्रोजेक्ट 75I, यहाँ पर अब 2 विदेशी कंपनियों के बीच तगड़ा कंपटीशन देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस पनडुब्बी से जुड़े सारे परीक्षण पूरे हो चुके हैं और दोनों ही कॉम्पिटिटर्स ने दोस्तों भारत में 6 नई पनडुब्बी बनाने के लिए अपनी कमर कस ली है। हालांकि यहाँ पर जर्मनी और स्पेन के बीच जो कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, उसमें यह कहा जा रहा है कि जर्मनी को इस प्रतियोगिता में बढ़त मिल गई है और जर्मनी ने दोस्तों 6 नई पनडुब्बियां बनाने के लिए मजगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड के साथ भी साझेदारी की है। दरअसल बात यहाँ पर AIP सिस्टम को लेकर आ रही है, जिसे भारतीय नौसेना हर हाल में चाहती है, क्योंकि दोस्तों इस सिस्टम की मदद से आप सब जानते हैं कि पनडुब्बियों को अपनी बैटरीज को चार्ज करने के लिए बार बार सतह पर नहीं आना पड़ता है और वो अधिक समय तक पानी के अंदर बनी रह सकती है। यहाँ पर दोस्तों स्पेन की जो नवंतिया है, जो कि दूसरा कंटेंडर है, उन्होंने भी ऑफर अच्छा कर रखा है, लेकिन वहाँ पर कुछ कमियाँ भी देखने को मिल रही है। दरअसल स्पेन के द्वारा प्रदर्शित की गई पनडुब्बियों में कई कमियाँ देखी, जिसमें कि टेस्टिंग प्रोसेस की कमियाँ यहाँ पे देखने को मिली। AIP सिस्टम अभी इनका पूरी तरीके से टेस्टेड नहीं है। हालांकि नवंतिया लार्सन एंड टूब्रो के साथ साझेदारी कर रही है। अब प्रॉब्लम वही है कि इनके पास कोई ऑपरेशनल AIP से लैस पनडुब्बी नहीं है। हालांकि भविष्य में वो जरूर से इंटीग्रेट कर देंगे, लेकिन इतना टाइम हमारे पास नहीं है। दरअसल दोस्तों जर्मनी की पनडुब्बियों ने जरूरत के हिसाब से अपनी स्थल क्षमता दिखाई है। अब सवाल यहाँ पर यही आ रहा है कि इस डेमोन्स्ट्रेशन में किए गए AIP पर लगे फ्यूल सेल भारतीय आवश्यकताओं के लिए पेश किए जाने वाले नहीं हैं। देखिए दोस्तों कितनी बड़ी बात ही है, यानी कि जर्मनी इसे अपने लिए खुद के लिए तैयार कर रहा है। इसलिए DRDO को अपनी AIP पर फोकस करना होगा, इसे जल्द से जल्द तैयार करना होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स और DRDO ने एक हाई लेवल मीटिंग की है, जिसमें कि तेजस मार्क 2 प्रोग्राम की टाइमलाइन पर फोकस किया गया है और अब बताया जा रहा है कि पहले तेजस मार्क 2 का जो प्रोटोटाइप है वो 2025 में रोल आउट होगा और इसकी पहली फ्लाइट मार्च 2026 में, और अगले 3 सालों तक इसके डेवलपमेंट फ्लाइट टेस्ट होंगे। और उसके बाद तेजस मार्क 2 का जो इनिशियल ऑपरेशन क्लियरेंस है वो 2029 तक पूरा हो जाएगा और प्रोडक्शन 2030 से शुरू हो जाएगा। और कहा जा रहा है कि तेजस मार्क 2 की डिलीवरी 2032 से शुरू हो जाएगी। हालांकि तेजस मार्क 2 प्रोटोटाइप में करीबन 1 साल की देरी हुई है और ये देरी फंड के अप्रूवल की वजह से, और दूसरा अमेरिका के साथ F414 इंजन की डील का भी जो लेट होना है वो भी एक वजह बताई जा रही है।
दरअसल भारतीय वायुसेना 120 तेजस मार्क 2 को अपनी फ्लीट में शामिल करेगी और 2035 में 180 यूनिटों का ऑर्डर दिया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों रशिया अब ईरान के हथियारों को अपने में शामिल करना शुरू कर चुका है। बताया जा रहा है कि ईरान की फतेह 360 जो कि एक मोबाइल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है जिसकी रेंज 120 किलोमीटर है, इसे रशिया अपनी इन्फेंट्री में शामिल कर रहा है। इनकी मदद से बंकर, हथियार डिपो, तेल डिपो और बंदरगाहों को उड़ाया जा सकता है। अब ये भी कहा जा रहा है कि दोस्तों रशिया ने इजराइल और अमेरिका के हमलों से बचने के लिए ईरान को S-400 एयर सिस्टम भेज दिया है। इसके एवज में ईरान रशिया को अपनी फतेह 360 बैलिस्टिक मिसाइल दे रहा है। तो फिलहाल ये था अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।